19 का एचटेट का ये पेपर नेक्स्ट एचटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 93, येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? इसका आंसर होगा ची स्क्वेयर टेस्ट। ची स्क्वेयर टेस्ट क्यों किया जाता है? ची स्क्वेयर टेस्ट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक्सपेक्टेड डाटा के बीच में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट ये लिया जाता है। और उसमें ये जो है ची स्क्वेयर टेस्ट है वो छोटे साइज के सैंपल पर किया जाता है, जिसमें जो है गलती की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो येट्स करेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैनेजरियल रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिंटजबर्ग। देखो, हेनरी मिंटजबर्ग ने अपनी बुक में 10 मैनेजरियल रोल्स बताए हैं। उन 10 मैनेजरियल रोल्स में से कौन कौन से हैं? जैसे स्पोक्स पर्सन बिल्कुल है, फिगर हेड है, नेगोशिएशन है, नेगोशिएटर है, लीडर है, और कौन कौन से हैं? जैसे कि रिसोर्स एलोकेटर है, एंटरप्रेन्योर है, मोनीटर है, ये वाले हैं। लेकिन इसके अंदर प्लानर को नहीं बताया गया, तो 10 मैनेजरियल रोल्स में प्लानर नहीं आता। आपको 10 के 10 ये जो मैनेजरियल रोल्स लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इज। देखो, जो मयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर है, इसमें क्या बताया गया है? 16 जो है पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए गए हैं। पर्सनैलिटी के टाइप्स के पर्सन जो है डिसीजन किस प्रकार से लेता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो 16 बताए गए हैं इसके अंदर। और 4 डायमेंशन का यूज़ करते हुए पर्सनैलिटी के 16 टाइप बताए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये MBTI क्या है? ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटीज टाइप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, क्लैरिकल एरर्स इंक्लूड। क्लैरिकल एरर कौन सी होती है? क्लैरिकल एरर वो होती है जो जमा घटा करते वक्त, अकाउंटिंग का काम करते वक्त जो है वो हो जाती हैं, वो होती है क्लैरिकल एरर। यानी कि एरर्स ऑफ ओमिशन, अकाउंटिंग करना ही भूल गए, किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एरर्स ऑफ कमीशन, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, ठीक है, और टोटलिंग में कहीं गलती कर दी है, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, ये क्या है? एरर्स ऑफ कमीशन। तो दोनों की दोनों क्या होती है? क्लैरिकल एरर्स होती है, बोथ ए एंड बी। एरर ऑफ प्रिंसिपल में तो जो प्रिंसिपल की एरर होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप इसका क्या आंसर दोगे एक बार जरूर बताना। देखो, हायरार्की नीड्स थ्योरी, ए का आंसर क्या होगा? हायरार्की नीड्स थ्योरी किसने दी थी? मास्लो ने दी थी। कहाँ पे है? अब्राहम मास्लो 3 ऑप्शन में, यानी ए का 3 किस में दिया गया है? इस तरीके से पेपर में तुम्हें फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब देखो, ए का 3 सिर्फ डी ऑप्शन में दिया गया है। तुम्हें ए का 3 तो पक्का पता था ना कि ए का 3 होगा, तो ए का ऑप्शन किस में है? 3 में है। आगे भी देख लेते हैं अब, लेकिन ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्योंकि ऐसा किसी में भी नहीं दिया गया। एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी? बी ने दी थी। एक्स एंड वाई थ्योरी डोगलस ने दी थी, यानी बी का 1 हो गया। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? 2 फैक्टर थ्योरी दी थी हर्जबर्ग ने, यानी सी का 4 हो गया। और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी? विक्टर ब्रूम ने दी थी। थ्योरी ऑफ नीड किसने दी थी? जो डिसीजन मेकिंग में यूज़ की जाती है, मैनेजमेंट की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नीड किसने दी थी? ये दी थी एमसी ने दी थी, एमसी क्लैंड ने। तो ये वाली थ्योरी के बस नाम लर्न होने चाहिए। इनमें से जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो थ्योरी एक्स एंड वाई 2 फैक्टर थ्योरी है। 3 वाली जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन गिवन है और मीडियन गिवन है। मीन कितना गिवन है? 10 गिवन है। मीन कितना गिवन है? 10 गिवन है। और मोड जो है आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 3 इंटू में मीन, 3 मीडियन यानी 3 इंटू 15 माइनस 2 मोड, 3 मीडियन 2 मीन। 2 मीन कितना है? मीन दे रखा 10, यानी कि 20। तो 45 में से 20 गया तो कितने बच गए? 25। समझ आया? 3 मीन इंटू 2 मीडियन, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड। इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मीन माइनस 2 मीडियन इज इक्वल टू मोड। 15 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं।
प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी, कब पब्लिश हुई थी? ये तो सबको पता है कि ये F.W. टेलर ने दी थी। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1911 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, मतलब एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन किसी पर दबाव डाल के जो है वो किया गया, एग्रीमेंट किया गया है, तो वो एग्रीमेंट किसके, कौन उस एग्रीमेंट को वॉइडेबल मतलब कैंसिल कर सकता है? उस एग्रीमेंट को कैंसिल करने का राइट किसके पास है? ऑप्शन ए इधर पार्टी, नहीं दोनों पार्टी नहीं कर सकती। जिसने दबाव डाला वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगी? ए पार्टी वॉज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड, वो पार्टी जिसकी कंसेंट दबाव डाल करके ली गई है, कोअर्जन से ली गई है, तो उसके पास ये राइट होता है कि उसको कैंसिल कर दे। और दबाव डाल के उसको कंसिडरेशन दे दिया गया है, पैसे दे दिए गए हैं, तो जो पीड़ित पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसको पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। ये सेक्शन, इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो तुमने याद करने हैं। ए पार्टी हु ऑब्टेन्ड द कंसेंट, नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, जिस पार्टी का ऊपर दबाव बनाया गया है उसी पार्टी को राइट होता है कि वो उसको कैंसिल करा सकती है, और किसी के पास राइट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट लाउटर बोर्न सजेस्टेड 4 C's, मतलब रॉबर्ट ने 4 C's बताए हैं, उनमें से ये कौन सा नहीं है? पहले तो पता लगना चाहिए कि रॉबर्ट ने 4 C's बताए कौन कौन से हैं। कस्टमर बेनिफिट, कस्टमर कॉस्ट और कम्युनिकेशन, और एक और बताया है कस्टमर की सिचुएशन, मतलब कन्वीनियंस, कस्टमर की कन्वीनियंस। ये वाले 4 उसने C's बताए हैं। इसमें क्रेडिट टर्म्स कहीं भी नहीं आता। कस्टमर सॉल्यूशन और कस्टमर बेनिफिट एक ही बात है, तो कॉस्ट और बेनिफिट से याद रखना, कस्टमर कॉस्ट, कस्टमर बेनिफिट, कम्युनिकेशन और कस्टमर की कन्वीनियंस, इसमें क्रेडिट टर्म्स नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रमोशन टूल कौन सा नहीं? ये सारे मार्केटिंग में टूल्स यूज किए जाते हैं। रिबेट, कैश रिफंड ऑफर, रिबेट दे दी, छूट दे दी। एक दिया जाता है पेट्रोनेज अवार्ड्स। पेट्रोनेज अवार्ड बिल्कुल जैसे देशभक्ति का अवार्ड दिया जाता है पेट्रोनेज। अगर आपके ब्रांड का कोई लॉयल कस्टमर है, हर साल हर महीने आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदते रहते हैं, तो उनको ये दिया जाता है, प्रीमियम की फैसिलिटी दे दी जाती है। उनको कोई कार्ड दे दिया जाता है कि आप इस कार्ड से दोबारा आओगे तो आपको इसको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, तो ये होते हैं पेट्रोनेज अवार्ड। डिस्काउंट वगैरह दे दिया, प्रीमियम की फैसिलिटी दे दी। टाई इन प्रमोशन में क्या होता है? टाई इन प्रमोशन का मतलब जैसे ब्रश के साथ साथ जो है आप मार्केटिंग के लिए साथ में कोलगेट वगैरह भी दे रहे हो, टूथपेस्ट वगैरह की फैसिलिटी भी साथ में ही दे रहे हो, तो दो प्रोडक्ट आप एक साथ दे रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? टाई इन प्रमोशन। एक प्रमोशन के साथ साथ दूसरे का भी प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। इससे कस्टमर को क्या लगता है कि हमें तो साथ में दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट का प्राइस कम है, तो एक का बढ़ा देते हैं, एक का कम कर देते हैं। टाई इन प्रमोशन, प्रमोशन के लिए 2 प्रोडक्ट को साथ में बैंडेज करके दे देते हैं, बहुत चलता है। ट्रेड शोज एंड कन्वेंशंस, इसका यूज़ तो ट्रेड शोज में ही होता है, इसका प्रमोशन से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? नंबर सी। कैपिटल, बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में किए जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स परचेज की लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं। पहले वाले में तो लिखे रखा शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्री वेयर द रिवेन्यू, अरे इसमें इंडस्ट्री का या किसी फर्म का कोई कंसेप्ट है ही नहीं है, वाला वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस एंड, उसको नीड को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं होता, ऐसा क्या मतलब है? ये तो कोई भी मतलब नहीं हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बस ये पता होना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किए जाते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं। और फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं, जो अर्निंग कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं। और जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, वो होते हैं हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं अर्निंग कैपेसिटी को। तो वो वाले क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं कैपिटल कैपेसिटी को बिजनेस की, जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या करते हैं? मेंटेन करके चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसने भी डी दिया, क्योंकि उसने करेक्ट का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ ये याद रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को जो बढ़ाते हैं वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
एक है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से कई सालों में जितने मैंने एचटेट के पेपर देखे हैं, हर साल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है, क्या डिफरेंस है। ये चेक में भी क्रॉस्ड, ये कह रहा है नोट ट्रू, दोनों के बारे में क्या ठीक नहीं है। चेक को तुम क्रॉस कर सकते हो लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज को आप क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, चेक को आप क्रॉस कर सकते हो। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंकर, हाँ चेक को हमेशा बैंक के लिए ही तो लिखा जाता है, बैंक में जाके ही उसमें एनकैश करवाते हैं, बैंक के ही लिखा जाता है। चेक के ऊपर जो नाम लिखा होता है किसका नाम लिखते हो, बैंक का नाम लिखते हो। विच ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी ड्रॉन ऑन एनी वन इंक्लूडिंग ए बैंकर, और जबकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज में है उसमें तुम बैंक का भी नाम लिख रहे हो और साथ के साथ कोई तुम्हारी जो अदर पार्टी है उसके बिहाफ पे लिखा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे दूसरी पार्टी का नाम लिखा जाता है जहाँ जिसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो इसमें क्या होगा, किसी भी पार्टी के लिए लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी, ग्रेस ऑफ 3 days इज अलाउड इन द केस ऑफ पेमेंट ऑफ टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 days का एक्सचेंज मिलता है, बिल्कुल मिलता है। किस पर मिलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पर मिलता है, जबकि चेक के केस में किसी भी तरीके का 3 days का जो है वो टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट वाला हमने बताना नोट ट्रू। चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कह रहे हैं 1881 में चेक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों को जो है नेगोशिएट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रोमिस इज, एक प्रोमिस क्या एक वैलिड ऑफर होता है, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे प्रोमिस किया तो क्या कोर्ट में जाके मैं मुकर जाऊँ, तो आप क्या कोर्ट में जाके उसको प्रूफ कर सकते हो कि हाँ इसने तो मेरे से प्रोमिस किया था, बिल्कुल भी वैलिड ऑफर नहीं है। पहले वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाला कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो गवर्नमेंट की सील लगनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, तो प्रोमिस एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अभी वो स्टार्टिंग की स्टेज में, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक एक्सेप्टेड ऑफर है, बिल्कुल एक एक्सेप्टेड ऑफर है। मैंने आपको कहा मैं अपनी बाइक 500 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, आप कहते हैं ठीक है मैं खरीद लूँगा। प्रपोजल किया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन गया, एक प्रोमिस हो गया। तो ये क्या है, एक एक्सेप्टेड ऑफर है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डुओ पोंट एनालिसिस, डुओ पोंट एनालिसिस क्या है, डुओ पोंट एनालिसिस पोंट नहीं दिया था, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए ही दिया गया है। तो इसके दो बेसिस हैं, एक तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, एक असेट्स टर्नओवर रेशो है। और जो मतलब प्रॉफिट को मार्जिन करने के लिए असेट्स है, असेट्स की सेल पर कितनी टर्नओवर आ रही है, असेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट सेल्स से हमारे प्रॉफिट कितना जो बढ़ रहा है, प्रॉफिट सेल्स का प्रॉफिट पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बी वाला हो गया। लेकिन ए वाला भी यही है कि कैपिटल एम्प्लॉय की कैपिटल लगने से रिटर्न कितना मिल रहा है। लेकिन डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, शेयर होल्डर्स के साथ है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, सी वाला गलत हो जाएगा। इसके दो जो मेन है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन और असेट्स टर्नओवर रेशियो डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रेनी फिडे। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है उब्री में फिडाई, इसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस में इस उब्रेमी फिदाई का क्या मतलब है। इसका मतलब है ए नहीं है बी नहीं है, इसका मतलब एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कंपनी और जिसने इंश्योरेंस करवाया वो भी दोनों गुड फेथ से काम करेंगे, कोई झूठी बयानबाजी नहीं करेगा, दोनों जो है गुड फेथ के साथ काम करेंगे। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाने से पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है इंश्योरर, उसको पहले बता देना चाहिए कि मुझे ये वाली डिजीज़ है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को कंपनी को बताना पड़ेगा। ये है एटमोस्ट गुड फेथ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, excess of total capitalization over the real value of long term assets is known as, क्या बोलेंगे, मतलब एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, जो बॉन्ड्स वगैरह इश्यू किए, शेयर्स इश्यू किए, डिवेंचर्स इश्यू किए, इनसे जो पैसा उठाया है वो ज़्यादा है, मतलब जो पैसा उठाया गया है वो उठाया गया है 10 लाख रुपए का शेयर्स वगैरह इश्यू करके, जबकि उनकी जो रियल वैल्यू है 5 लाख है। तो लॉन्ग टर्म रियल वैल्यू जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स की वो कितनी है, 5 लाख है। तो 5 लाख रुपए से क्या हो गया, ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। इसको हम एक्सेस कैपिटल नहीं बोलते क्योंकि ये वर्ड जो है अकाउंटेंसी टर्म में यूज़ नहीं होता, वोटर्ड कैपिटल तो बिल्कुल ही अलग है।
है। तो एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन का मतलब पता लग गया कि हमने शेयर्स वगैरह ज़्यादा इशू कर रखे हैं, जबकि उनकी रियल वैल्यू जो है एक्चुअल में जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की वैल्यू है वो 5 लाख तक है, जबकि वो टोटल कैपिटलाइजेशन की वैल्यू जो एक्सेस हो रही है वो कितनी है 10,000 है। तो इसको ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो, ये जो वाले क्वेश्चन है ना एरर के, मैंने बार बार एचटेट के हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 5-6 क्वेश्चन एक बार इनको ट्राई कर लो, 5-6 क्वेश्चन निकाल के एक बार जरूर देख लो। ऐसा नहीं है कि तुम पेपर में छोड़ दोगे और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ए बिल ऑफ 2,000 फॉर रुपीज़ ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया है 2,000 का मिस्टर राजेश को, और गलती से क्या लिख दिया, सेल्स बुक में लिख दिया है। सबसे बड़ी गलती कर दी हमने। क्या एंट्री करनी थी, फर्नीचर सेल्स किया है, किसको, राजेश को सेल किया। तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, राजेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हमारी तरफ से फर्नीचर गया है और उसमें लॉस को भी शो ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन फर्नीचर उसने क्या एंट्री कर दिया, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया है। तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए, जो गलत एंट्री की गई है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। राजेश जो हमने सेल्स है, मैं बताती हूँ एक बार, देखो क्या एंट्री करनी चाहिए थी, राजेश अकाउंट डेबिट टू, हमने किसको सेल किया है, फर्नीचर, राजेश को सेल किया है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, क्या एंट्री होएगी, राजेश टू फर्नीचर गया क्या है, फर्नीचर कर दी क्या हमने, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राजेश को गया और यहाँ पे क्या आएगा, लॉस भी आएगा, लॉस ऑन सेल, क्या आएगा, लॉस भी दिखाया जाएगा, लेकिन लॉस भी शो नहीं किया है। राजेश कर दी, राजेश टू सेल कर दिया, कितने से, 2,500 से। तो अब हमको क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, वापस से जो सेल्स गलती से कर दी गई है, जो सेल्स को तुमने क्रेडिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। राजेश दोनों बार में ठीक है, जब करेक्ट एंट्री करोगे तब भी राजेश आना है, जब गलत करके तब भी राजेश आना है। तो राजेश से राजेश कैंसिल हो गया। सेल्स जो क्रेडिट कर दी गई है आपको क्या करनी पड़ेगी, डेबिट करनी पड़ेगी। लॉस ऑन सेल है वो आपको दिखाना पड़ेगा, कितने का, 5,000 रुपये का। तो 2 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सेल्स जो तुमने गलती से क्रेडिट कर दी गई उसको ठीक करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल दिखाना पड़ेगा। और फर्नीचर वाली एंट्री में तो क्या था, फर्नीचर तो गया ही गया है, जो करेक्ट एंट्री है उसमें क्या था, सेल्स की जगह पे अब क्या दिखाना है, फर्नीचर दिखाना है, तो टू फर्नीचर हो जाएगा। इन वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, एक क्वेश्चन से नहीं आएगा बेटा, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, क्या डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी में। डी का डिफरेंस है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हमारे देश में ही बेची जा रही हैं उनसे नेट फैक्टर इनकम जो हमारे देश में है। जीएनपी का मतलब क्या है, जो हमारे देश के जो पर्सन है, जो रेजिडेंट्स हैं, वो फॉरेन में बेच करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस वहाँ से जो इनकम ले रही हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो फॉरेन से आपकी जो इनकम आ रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सैलरी आ रही है आपकी, कोई वेजेस आ रही है, जो भी इनकम आपकी आ रही है, कोई प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है लेकिन विदेश से भी आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो दोनों में डिफरेंस किसका है, जीडीपी में सिर्फ हमारे देश का शामिल है, लेकिन जीएनपी में जो है हमारे देश के साथ साथ नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड भी इंक्लूड हो जाता है, तो जीएनपी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 110 का आंसर बी। इसी तरह की वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियोस में जो इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन करवाए जाएंगे।